हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी पहली वीडियो में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम 51 क्वेश्चन से करेंगे। उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर प्रवाहित होती है। 51 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 है देश और सूची सेकंड में है प्राथमिक निर्यात वस्तु। ऑप्शन 1 है हमारा ब्राज़ील, सोयाबीन, कॉफ़ी। दक्षिण अफ्रीका सोना, प्लेटिनियम। चिली है तांबा और सऊदी अरब है पेट्रोलियम। यहाँ आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, सहारा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमसे सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग में फैला है। ये गलत होगा। ऑप्शन बी है सहारा में औसत वार्षिक वर्षा सामान्यतः 25 से कम होती है। ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 3 है नील नदी पश्चिमी सहारा स्थल से होकर प्रवाहित होती है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। 53 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन कहता है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में शुष्क गर्मी और आर्द्र सर्दियाँ होती हैं। ये भी हमारा सही कह रहा है। कारण आर है गर्मियों में उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जाती है, जिससे शुष्क और स्थिर परिस्थितियाँ आती हैं, जबकि सर्दियों में पश्चिमी पवनें विषुवत की ओर विस्थापित होकर वाताग्री वर्षा करती हैं। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नहीं, वो उसका सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ए सत्य है किंतु आर सत्य है, ये गलत होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये भी गलत होगा। आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है अमेज़न बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। यह हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 2 है मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संलग्न उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सबसे छोटे से सबसे बड़े में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे सबसे पहले होगा ये, हमें इनको छोटे से बड़े में लगाना है।
56 का आंसर होगा, सबसे पहले होगा ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया पेटागोनिया मरुस्थल, फिर उसके बाद होगा गोबी मरुस्थल यानी अरब मरुस्थल, फिर गोबी मरुस्थल। सबसे पहले ये 1 2 3 3 और ये 4। आंसर होगा 4 3 1 2। यहाँ आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास भूमि और उनके महाद्वीपों का युग्म सुमेलित है? पंपास, वेल्ड, डाउन, प्रेरी। इसमें होगा हमारा आंसर डाउन, ये वेल्ड पंपास होगा। दक्षिण अमेरिका, ये सही है। वेल्ड अफ्रीका, ये भी सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये से प्रेरी यूरोप, प्रेरी यूरोप नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। आंसर होगा यहाँ पे हमारा ए। 57 का आंसर होगा ए। प्रेरी उत्तरी अमेरिका यानी यूएस और कनाडा में है, यूरोप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, टीटिका झील, बैकॉल झील, कैरिबियन सागर। 58 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 59, प्रशांत महासागर को घेरने वाला रिंग ऑफ फायर तीव्र भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों से समृद्ध है यानी कि संबंधित है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। हिमालय का निर्माण भारतीय यूरेशियाई विवर्तनिकी प्लेटों के अभिसरण से हुआ है, ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाएं हैं जहां नई महासागरीय परपटी का निरंतर निर्माण होता है, ये भी सही होगा। यहाँ आंसर होगा 59 का डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक भू आकृतिक मानचित्र पर एक समोच्च रेखा उन सभी बिंदुओं को जोड़ती है जो आपस में साझा करते हैं। यहाँ पर 60 का आंसर होगा सी। मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित कथनों पर ऑप्शन 1 है, पृथ्वी की सतह की घूर्ण गति भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यहाँ हमारा आंसर पहला बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 2 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ऋतुओं के चक्र के लिए उत्तरदायी होती है जबकि इसका स्वयं का गुण दिन और रात के कारण बनता है। यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। यहाँ आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भौगोलिक शब्दावलियों में शीर्ष बिंदु का अर्थ है। ऑप्शन 1 है, पृथ्वी पर किसी
पर्यवेक्षण के ठीक विपरीत बिंदु प्रतिपादित बिंदु। ऑप्शन बी है किसी पर्यवेक्षक के ठीक ऊपर की काल्पनिक बिंदु। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, किसी भू आकृतिक अवनमन में सबसे निचला ऊंचाई बिंदु। ऑप्शन डी है पृथ्वी की सतह पर दोनों कर्क रेखाओं के बीच का मध्य बिंदु। यहाँ हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, वह काल्पनिक महावृत्त जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है कहलाता है। भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा इलाहाबाद यानी प्रयाग से हल्दिया तक जाती है। यह लगभग 1620 किलोमीटर है कहा है। यह हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में धुबरी से सादिया तक जाता है। यहाँ भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल के पश्चिमी तट नहर प्रणाली से संचालित होता है। ये भी हमारा सही है। भारत विधिक रूप से अभी तक केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्गों को मान्यता देता है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि अब 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हो चुके हैं। ये हमारा गलत है। आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला दर्ज किया गया है। 65 का आंसर होगा हमारा यहाँ हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1980 के दशक से लगातार घट रही है। कारण आर है बढ़ते शहरीकरण, महिला साक्षरता में वृद्धि और परिवार नियोजन कवरेज के विस्तार ने सामूहिक रूप से भारत में कुल प्रजनन दर को कम किया है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये गलत हो जाएगा। यहाँ ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये भी गलत होगा। ऑप्शन होगा यहाँ पर डी। 66 का आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची 1 जनसांख्यिकी संक्रमण, सूची सेकंड है प्रमुख विशेषताएं। अवस्था 1 यानी कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर स्थिर लगभग शून्य वृद्धि। तो ये होगा हमारा अवस्था 1 का। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, निम्न उतार चढ़ाव वाली, यानी कि यहाँ आंसर होगा यहाँ सी होगा। ए सी होगा और बी होगा हमारा, ये सही है आपस में, और सी है 4 और डी है 1, यानी आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय जनसंख्या वृद्धि का महान विभाजन
वर्ष जब मृत्यु दर तेजी से गिरी जबकि मृत्यु दर ऊंची बनी रही, सामान्यतः किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा 1921। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश किससे उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की संभावना को संदर्भित करता है? ऑप्शन 1 है, बढ़ती जनसंख्या द्वारा स्वतः घरेलू मांग में वृद्धि, आश्रितों की तुलना में एक बड़ी और बढ़ती कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या, परिवार नियोजन अपनाने वाले दंपतियों को दिए जाने वाली नगद प्रोत्साहन। ऑप्शन डी है, जनगणना और पंजीकरण प्रक्रियाओं से प्राप्त कर राजस्व। यानी यहाँ हमारा आंसर होगा 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में आंतरिक प्रवासन के संदर्भ में जनगणना डेटा के आधार पर निम्नलिखित में से कथन सही है? मात्रा की दृष्टि से भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन आंतरिक प्रवासन की सबसे बड़ी श्रेणी है। नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन 2 है, आर्थिक कारण विशेषकर रोजगार की खोज पुरुष प्रवासन का प्राथमिक चालक है। ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 3 है, विवाह को भारत भर में महिला प्रवासन के प्रमुख कारण के रूप में निरंतर उदित किया गया है। ये भी हमारा सही होगा। यहाँ हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासियों से प्राप्त श्रमिक प्रेषण रेमिटेशन यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में घरेलू आय एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। यहाँ हमारा आंसर सही ऑप्शन सही होगा 1। ऑप्शन 2 है, भारतीय राज्यों में केरल और पंजाब ने ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवासन की सर्वाधिक दर दर्शाई है। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता था? यहाँ हमारा आंसर होगा 72 का बी, 31.60%। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीचे दिए गए कथन यानी कि अभी कथन ए और दूसरे को कारण आर में बताना है। विकथन ए कहता है, भारत सहित तेजी से शहरीकृत होते विकासशील देशों में 6 शहरीकरण व्यापक रूप से देखा जाता है। कारण यह घटना शहरी जनसंख्या की उस वृद्धि को दर्शाती है जो आनुपातिक उत्पादनशील आर्थिक विस्तार के साथ नहीं होती, जो सामान्यतः बढ़ती शहरी मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बसावटों में परिलक्षित होता है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। यहाँ हमारा ऑप्शन ए है, ए और आर सत्य हैं दोनों, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये भी गलत है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये भी गलत है। यहाँ आंसर होगा डी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 73 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत की जनगणना शहरी वर्गीकरण मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन 1 है, जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी शहर को मेगा सिटी के रूप में
वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन 2 है जनगणना नगर में न्यूनतम 5,000 जनसंख्या कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी घनत्व और 75% पुरुष कामगारों का गैर कृषि व्यवसायों में होना आवश्यक है। यहाँ हमसे सही नहीं पूछा है। 74 का होगा ना तो 1 ना ही 2, यानी कि वैसे सही है लेकिन नहीं पूछा है तो इसीलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात यानी शहरीकरण स्तर सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर डी नहीं होगा यहाँ पर, इसका आंसर सही कर लेना। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 74 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। इसे जून 2015 में भारत में 100 शहरों में विकास के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन 2 है यह मिशन मुख्य शहरी क्षेत्रों के क्षेत्र आधारित विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरे शहरों के स्मार्ट समाधानों पर केंद्रित है। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ 76 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 77 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शहरी योजना और प्राथमिक उद्देश्य। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें शहरी योजना और प्राथमिक उद्देश्य यानी अमृत योजना होगा A2, ए होगा 2 यानी कि ए का होगा 2, बी का होगा 4 और सी होगा हमारा 3 और डी होगा 1, यानी हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर भी हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 1 में तत्व और वर्ष आंकलन वर्ष है और यहाँ दुर्गा पूजा यानी कि यूनेस्को में दुर्गा पूजा, योग, कुंभ और दिवाली इनको यूनेस्को की सूची में कब लिया गया था। यहाँ हमारा योग तो होगा 2016 और कुंभ मेला है 2017 और दुर्गा पूजा 2021 और दीपावली 2024। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 है हॉर्नबिल उत्सव जो प्रतिवर्ष दिसंबर में किशामा विरासत ग्राम में आयोजित होता है किस राज्य की जनजातियों का वार्षिक उत्सव है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 79 का आंसर होगा बी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत में विमुक्त जनजातियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे सही नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन हमारा यह है
यानी कि दिसंबर 2025 में केंद्र ने भारत में विमुक्त जनजातियों को DNTS को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पुनः वर्गीकृत करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव की घोषणा की। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही होगा। DNTS को मूल रूप से जन्मजात अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया है और 1871 में अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अपराधी घोषित किया गया था। यहाँ 80 का आंसर होगा, ये नहीं है, आंसर होगा 80 का ए, यानी ए इसलिए क्योंकि केंद्र ने DNTS को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में पुनः वर्गीकृत करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया था, इसलिए इस आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, यह संगठित अपराध नेटवर्क की ट्रैकिंग के लिए एक AI संचालित विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म है। ये आंसर हमारा 81 का सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 है, इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राज्य पुलिस और नेटग्रिड के सहयोग से विकसित किया गया है। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, 2 भी। ऑप्शन 3 है, यह संगठित अपराध के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तरीय डेटाबेस है। ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, हमारा यहाँ आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 है, इंडिया पोस्ट द्वारा 2025 में लॉन्च की गई ध्रुव टैग सेवा मुख्यतः किस लिए डिज़ाइन की गई है? कर लाभ सहित एक नया ग्रामीण डाक बचत उत्पाद, पार्सल और स्पीड पोस्ट की GPS सक्षम रियल टाइम ट्रैकिंग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए एक डिजिटल भुगतान वॉलेट, 82 का ये भी नहीं है, सी भी। एक QR कोड आधारित डिजिटल पता पहचान प्रणाली, यहाँ हमारा आंसर होगा डी, यानी भारतीय डाक द्वारा 2025 में ये ध्रुव टैग जो है एक सेवा मुख्य रूप से QR कोड आधारित है और डिजिटल ड्रेसिंग सिस्टम है। यह जियो कोडेड GP यानी कि डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर का उपयोग करके यूनिट और सहमति के आधार पर पहचान प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024-25 में किस शहर में आयोजित किया गया था? यहाँ ऑप्शन होगा हमारा बी, मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEP में भारत द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव मुख्यतः निम्नलिखित में से पर्यावरणीय चुनौतियों में से संबंधित है? किस चुनौती? जंगल की आग के प्रबंधन से व्यापार में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, भू अभियांत्रिकी उपयोग का विनियमन, एशिया में सीमा पारीय वायु प्रदूषण मानक। यहाँ आंसर होगा हमारा ए, जंगल की आग के प्रबंधन। 84 का ये UNEP ने 2025 में भारत का प्रस्ताव मुख्य रूप से जंगल की आग और वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने से संबंधित है और ये 7वें सत्र में किया गया था इनकी। क्वेश्चन नंबर 85 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है।
अभिकथन ए कहता है, अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को मरुस्थल के अतिक्रमण से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद गंभीर पारिस्थितिकी क्षरण का सामना कर रही है। ये अभिकथन तो हमारा सही है। कारण देखते हैं क्या होता है। अनियंत्रित खनन, अतिक्रमण और वन संरक्षण अधिनियम में के कमजोर प्रवर्तन ने अरावली श्रृंखलाओं में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को जन्म दिया। यहाँ पर आर भी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। एटी 85 का ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये तो गलत होगा। ए तो सत्य ही है, ए सत्य है किंतु आर ऐसा भी नहीं है, तो आंसर यहाँ होगा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 85 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में लॉन्च की गई ओजेम्पिक यानी कि सेमाग्लूटाइड मुख्यतः किसका उपचारक है। टाइप 2 मधुमेह और मोटापा, क्रोनिक किडनी रोग चरण 4-5, रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून स्थिति, पारंपरिक SSIR के प्रति प्रतिरोधी गंभीर संवाद। 86 का यहाँ आंसर होगा हमारा टाइप 2 मधुमेह और मोटापा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुणे के शोधकर्ताओं ने रेडियो टेलीस्कोप डाटा का उपयोग करके प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक सर्पिल आकाशगंगा के साक्ष्य खोजे हैं। यह गलत हो जाता है। ICMR की 2025 की मलेरिया रिपोर्ट ने मध्य भारत के जनजातीय जिलों में मलेरिया के मामलों में निरंतर वृद्धि। ये हमारा सही है। यहाँ 87 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88, कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर देखी गई GPS स्पूफिंग की घटना किसे संदर्भित करती है। ऑप्शन 1 है उपग्रह संकेत जैमिंग, जिससे अस्थायी GPS ब्लॉकआउट होता है। ऑप्शन बी है विमान नेविगेशन प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए नकली GPS संकेतों का प्रसारण। ऑप्शन 3 है ATC रडार प्रणाली में सॉफ्टवेयर खराबी, जिससे घोस्ट एयरक्राफ्ट रीडिंग उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी है सौर ज्वाला द्वारा भारत के उपग्रह संचार और GPS रिसेप्शन बाधित होते हैं। यहाँ 88 का आंसर होगा बी। विमान नेविगेशन प्रणाली को भ्रमित करने के लिए GPS संकेतों का प्रसारण। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ऑप्शन 1 है भारत की मुद्रा रुपया ने 2024-25 के अंत में एक महत्वपूर्ण मूल्यह्रास चरण का अनुभव किया, जो मजबूत होते अमेरिका डॉलर और पूंजी बहिर्वाह से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन 2 है 2025 में मौद्रिक नीति समिति MPC ने
धीमी होती जीडीपी के मध्य मुद्रास्फीति नियंत्रण से अपना प्राथमिक ध्यान आर्थिक समृद्धि की ओर स्थानांतरित किया। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। 89 का आंसर होगा सी। थोड़ी टेक्निकल इशू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस यानी किन विरासत स्थलों से संबंधित है? प्रेया बिहेर यानी कि प्रेह बिहार, तामुएन थोम, अंकोर वाट। यहाँ हमारा आंसर हो जाता 90 का ए। ऑप्शन 1 और 2 सही है, अंकोर वाट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है। ये साइंस टेक का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में है रक्षा सुरक्षा परिसंपत्ति और सूची 2 में प्रमुख विवरण। INSA तारागिरी, INSA अंजदीप, INSA 335, ऑस्प्रेज, DSAC A2। यहाँ 91 का आंसर मैचिंग करते हैं। यहाँ ये आंसर एन, इसका आंसर होगा ए का आंसर होगा 2, यानी प्रोजेक्ट 17 की एक स्टेल्थ फ्रिगेट जिसे 2025 में भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। वी का होगा 4। ने प्रोजेक्ट सीवर्ड नौसैनिक अड्डे के विस्तार से संबंधित कारवार में एक नौसैनिक पोत अड्डा। ऑप्शन सी होगा 3। और समुद्री गश्त और निगरानी विमान संचालित करने वाला एक नया भारतीय नौसैनिक वायु स्क्वाड्रन। यहाँ होगा 1, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और इन सभी पेपर का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाए, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक डाल रखा है, आप चेक कर लेना सभी। और अपने ग्रुप में भी शेयर करना। ये जो UPPCS के टेस्ट हैं इनके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। उसमें टेलीग्राम में भी आप डायरेक्ट PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। भारत में बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन 1 है गृह मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है। यहाँ ऑप्शन होगा हमारा बी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 83 है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है? इसका अनुरक्षण भारत के महापंजीयक द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे देखते हैं। ऑप्शन 2 है इसे पहली बार 2011 की जनगणना के दौरान संकलित किया गया था। ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें निवासियों का जैव मितीय बायोमेट्रिक डेटा होता नहीं, इसमें ये नहीं होता।
बायोमेट्रिक डेटा नहीं होते हैं, केवल सांख्यिकीय डेटा एकत्रित करता है। क्या करता है हम, जैव मितीय नहीं, ये सिर्फ जनसांख्यिकीय डेटा एकत्रित करता है। इसी अनुसार हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है रेड कॉरपोरेशन यूएसए, लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ऑप्शन डी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन। यहाँ हमारा 94 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, पेटा इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? आलिया भट्ट, दीपिका, रवीना या प्रियंका चोपड़ा, यानी ये इसका आंसर होगा रवीना टंडन। 95 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा है यहाँ पर हमसे। ऑप्शन 1 है ह्यूरन ग्लोबल 1000 में कंपनियों की संख्या के मामले में भारत यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चीन की रिलायंस इंडस्ट्रीज को ह्यूरन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में चीन की शीर्ष रैंक वाली कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। यहाँ आंसर बनता है सी। 96 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 में मुंबई को विश्व के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों में से किस स्थान पर रखा गया? तीसरे, 5वें, 10वें और 15वें। 97 का आंसर होगा बी, 5वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 98 होगा, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना होगा और सूची 1 में रिपोर्टें दी गई हैं और उनका प्रकाशन कौन करता है? ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट। ये है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, यानी कि ए का होगा 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। यहाँ आंसर होगा 98 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल प्रणाली निम्नलिखित में से किस विशेषता से संबंधित है? यह भारतीय वायुसेना के लिए विकसित एक मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो दोहरे पल्स ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करती है। यह हमारा आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तक
2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 है, प्रति व्यक्ति शुद्ध यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में 5 दक्षिणी राज्य शामिल है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी में तेलंगाना सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना नहीं है, दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर दिल्ली होगा और उसके बाद कर्नाटक होगा, फिर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। वहीं बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी शीर्ष दक्षिण राज्यों की तुलना में 5 गुना से भी अधिक कम है, यानी आंसर होगा हमारा यहाँ बी। क्वेश्चन नंबर 101 है, नीति आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण में महत्वपूर्ण माना जाता है? अकादमिक उत्कृष्टता और शोध सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करना, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। यहाँ एक आंसर होगा हमारा 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? सामान्य स्मार्टफोन को सीधे अंतरिक्ष आधारित सेलुलर कनेक्टिविटी प्रदान करना, यानी ऑप्शन हमारा ए होगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रस्तावित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण विधेयक 2025 यानी कि विकसित भारत जी राम जी मुख्यतः निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ हम ग्रामीण परिवारों के लिए अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को बढ़ावा देना, यानी 103 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 104 है, पोषण ट्रैकर मुख्यतः किस कारण से चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए है हमारा, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण संकेतकों की वास्तविक समय में निगरानी करना। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आयन मंडल से संबंधित है? रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, दक्षिणी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, उपरोक्त सभी, यानी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है हमसे यहाँ पर? ऑप्शन 1 है, पृथ्वी की घूर्ण गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, ये तो गलत होगा। और क्वेश्चन ऑप्शन 2 है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमसे नहीं पूछा है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा डी। यहाँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 1
यह आंसर था हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 107 है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किस देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी व वर्तमान प्रविधि की स्थिति में है। ऑप्शन 1 हमारा अधिकतम आर्थिक सामाजिक कल्याण प्रदान करती है। ऑप्शन 2 है अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। अधिकतम सकल घरेलू उत्पाद प्रदान करती है। अधिकतम विकास प्रदान करती है। यहाँ 107 का आंसर होगा वी, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, यानी 107 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है। एटा, फिलीपींस, आइनू, फेलाहा, यूइत, यानी हमारा आंसर होगा बी। यहाँ आंसर होगा बी। ए आइना जापान के मूल निवासी हैं। मिनट में लिख देती हूँ यहाँ पर। जापान लिख लेना, ये थोड़ा चल नहीं रहा। गलत लिखा जा रहा, चलो कोई नहीं, आप लिख लेना जापान है, बाकी सब मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 है, भूकंप आने से पहले भूकंप से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैसों की मात्रा में कमी आती है। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। जिस जगह भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति, एस तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। ये हमारा सही होगा। आंसर होगा यहाँ पर ए। 109 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 110 है, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? यहाँ आंसर होगा 11 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 111 है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हेतु उत्तरदायी ध्रुवीय पलायन बल निम्न में से किससे संबंधित है? ज्वारीय, गुरुत्वीय, पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी का घूर्णन? 111 का आंसर होगा डी, पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 112 है, भूकंप के अधिकेंद्र से संबंधित निम्नलिखित में से सही है। यह वह स्थान है जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। यहीं पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी, यानी 2 सही है। 112 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 113 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को अभिकथन आर कहा गया। अभिकथन ए, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए एक आदर्श हैं, यानी यह अभिकथन तो सही है। समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा 113 का ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर
140 है। निम्नलिखित में से एक रैंप घाटी का उदाहरण है। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, एशिया का मृत सागर, लाल सागर, इनमें से कोई नहीं। 114 का आंसर होगा असम की ब्रह्मपुत्र घाटी। क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समताप, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 116 है, तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री से की कमी की जाती है। यानी 116 का हमारा यहाँ पर आंसर होगा प्रति एक, अगला पढ़ लेते हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से कमी आती है। नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ये तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति में पूछा है हमसे। यहाँ पर 116 का आंसर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। हाँ, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, ये आंसर होगा। तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, ये आंसर होगा डी। 116 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा। मिनट, निम्नलिखित में से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, बाष्पीकरण एवं वर्षा। कूट की सहायता से सही चयन करें। यानी कि आंसर 117 का देखना है, ये पृथ्वी का गुण, यानी कि महासागरीय जलधाराओं के लिए तो तीनों ही सही हैं। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 118 है। यहाँ पर भी अभिकथन ये और कारण आर को देखना है। अभिकथन, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। ये ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है। नीचे दिए गए उसका चयन का प्रयोग करें। यानी कि 118 भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वार्षिक तापमांतर बहुत कम रहता है। कम तो नहीं रहता, ये तो गलत ही होगा। फिर यहाँ पे पहला तो गलत ही होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है। एक साथ उतनी, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। 118 का आंसर होगा, यानी हमारा 118 का आंसर ये सही होगा। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी 118 का आंसर होगा ए। 118 का आंसर होगा ए। 118 का आंसर होगा ए। मिनट, क्वेश्चन नंबर 119 है। पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब के कारण है। पृथ्वी का घूर्ण, पृथ्वी का परिक्रमा, चंद्रमा का घूर्ण, चंद्रमा का परिक्रमा। यानी कि 119 का आंसर होगा पृथ्वी का घूर्ण और चंद्रमा का परिक्रमण, यानी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 120 होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
यानी हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और हमसे पूछा है ज्वालामुखी पर्वत और उनके देश पूछे हमसे, यानी इसका आंसर होगा यानी कि ये माउंट रेनियर बिल्कुल सही है। एटना कोलंबिया में नहीं है, ये तो सही है, एटना कोलंबिया में नहीं है, ये है मैक्सिको में। इसको मैक्सिको को लेना, यानी आंसर तो हमारा बी हो जाएगा। उन्होंने पूछा है सुमेलित नहीं पूछा है, एटना है मैक्सिको। मैं इसका एटना लिख ही देती हूँ। ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर नोट कर लेना मैक्सिको। आंसर तो बी है। क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची सेकंड, और उत्तर भी सही बताना है। किलिमंजारो पर्वत, बोलिविया, डावर, हडसन, मोहाक। यानी किलिमंजारो पर्वत है बोलिविया क्या, किलिमंजारो क्या एक पर्वत है? वो तो सही है हमारा। बोलिविया क्या है? बोलिविया है पठार है एक, और डावर क्या है? क्लिफ है, और हडसन मोहक एक नदी घाटी है। यानी हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 122 है। रेशम की तरह सफ़ेद मेघ काफ़ी अधिक ऊंचाई यानी 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, जो सामान्यतः चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर आते हैं। यानी ये कौन से बादल होंगे? पक्षावी कपासी मेघ, पक्षाव स्त्री मेघ, पक्षाव मेघ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी 120 का आंसर पक्षाव मेघ। यहाँ पर आंसर होगा सी। 122 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 123 है। यहाँ कथन ए और कारण आर दिया गया, यानी हमसे यहाँ पर पूछा है 123 पूछा है हमसे, सूर्य तप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम है। यानी ये सही है। और कारण, सौर्य विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे सूर्य तप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। यानी कि 123 का आंसर होगा हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर भी सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन नंबर 124 है। वायुमंडल की परतों को ऊंचाई के अनुसार उनके सही क्रम है। समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। यानी 124 का आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यहाँ होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 124 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 125 है। निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। क्यूराइल धारा, सुसीमा धारा, कैलिफोर्निया धारा, या हम्बोल्ट धारा। यानी 125 का आंसर होगा बी, सुसीमा धारा। हमसे गर्म पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 126 है, अपसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये चट्टानें जीवाश्म एवं रवेश रहित होती हैं। इन्हें 126 में हम सब, ये हमारा सही है, इन्हें स्तरीय चट्टान भी कहा जाता है। ये हमारा गलत होगा, यानी आप भी देख सकते हैं दामोदर एवं गोदावरी नदी बेसिनों में स्थित अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, यानी कि ये भी हमारा गलत है। इन पर रासायनिक अपक्षय का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी ये हमारा सही है। यहाँ पर आंसर होगा ए। 126 का आंसर होगा ए। 126 का आंसर है। 127 का आंसर होगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कथन ए और कारण आर के बारे में, यानी कि उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। ये तो हमारा सही है। कारण देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है, ये तो सही नहीं लग रहा, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। देखते हैं, यानी आंसर होगा हमारा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 128 है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। सौर विकिरण के कारण, पार्थिवीकरण के, परावर्ती विकिरण के से या प्रकीर्ण सौर विकिरण से। यहाँ पर 128 का आंसर होगा पार्थिवीकरण से, यानी आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। ऑप्शन 1 है पर्वतीय, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 है हमारा। पर्वत पदीय पठार एक और उच्च पर्वतों से तो दूसरी ओर सागर या मैदानों से घिरे होते हैं। ऑप्शन 2 है ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण है, यानी 129 हमारा कहता है। तो ये जो पर्वत पदीय पठार एक उच्च पर्वतीय पठारों से तो दूसरी ओर सागर या मैदान से, यानी ये वाला गलत है। यहाँ पर आंसर होगा 129 का आंसर है ए। ब्राज़ील का पठार, ऑस्ट्रिया का पठार पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 130 है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है और अब स्थिति जल संधियों की अवस्थिति। सोया 130 का हमारा, यानी कि ए क्या है। ए का ए है जापान सागर या ओखोत्स्क सागर, और दूसरा है सुगारू जापान सागर या प्रशांत महासागर, फोर्मोसा पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिण चीन सागर, यानी हम यहाँ पर हमारा आंसर होगा, देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर होगा सी। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षैतिज पवनों का प्रभाव, मतलब में कहाँ क्षैतिज पवनों का प्रभाव पाया जाता है। अश्व अक्षांश, उपध्रुवीय, निम्न दापेटी, डोलड्रम या इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पर हमें आंसर बताना होगा इनमें से कौन सा सही होगा। क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फॉर DIS के। इनमें से कोई नहीं। डोलड्रम अत्यंत निम्न वायुदाब, मैं बता देती हूँ इसका हम जैसा आंसर आता है, यानी कि 131 हमारा आंसर होगा सी। इनमें से कोई नहीं तो नहीं है, डोलड्रम है यहाँ पर। ये डोलड्रम तो पता ही है कि विषुवत से ये 5 डिग्री नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन नंबर 32 है, 132 है। यहाँ पर भी नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कारण आर
अभिकथन आर कारण बताना है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा खोल है जिसे दूरबीन से प्रत्यक्ष देखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यानी यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी नहीं निकलने देता। तो ये तो हमारा गलत होता है। आर कहता है कृष्ण छिद्र एक ध्रुवीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता, यानी ये सही है। यहाँ पर आंसर होगा, यानी ए गलत है और आर सही है। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित कथनों में से सही पूछा है। पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में है। यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में नहीं है। 133 का महासागरों के नीचे भूपटल की मोटाई कम, जबकि महाद्वीपों ने नहीं। ये ऑप्शन हमारा सही है, 2 सही है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 134 है। निम्नलिखित में से एक दशा वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, यानी कि 134 का आंसर होगा वायुमंडलीय अस्थिरता। यहाँ पर आंसर होगा ए। 134 का आंसर होगा ए। 135 है। निम्नलिखित में से सही है। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये तो सही है। सभी अक्षांश रेखाएं वृत्त होती हैं। नहीं, ये तो गलत है। ये तो एनसीईआरटी से ही है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर होगा ए। 135 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 136 है। यहाँ भी सूची मिलान करनी है। ग्रह हैं और उनकी विशेषताएं। बुध ग्रह की क्या विशेषताएं हैं? बुध सर्वाधिक कक्षीय गति। बुध की विशेषता है सर्वाधिक कक्षीय गति, यानी कि 3। और उनकी है लेटा हुआ ग्रह, यानी कि 4। और बृहस्पति सबसे कम परिभ्रमण समय, और वरुण मीथेन का बादल। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 137 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। असमृद्धता और अवस्थिति, यानी कि कौन रोड क्या है? यानी कौन रोड है बाह्य क्रस्ट एवं आंतरिक क्रस्ट मोहो है आंतरिक क्रस्ट एवं बाह्य मेंटल, और रेफ्टी है बाह्य मेंटल एवं आंतरिक मेंटल, और लेमन है बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर, यानी कि आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 138 है। होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। 2 भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहें वे एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठे। ये बिल्कुल सही है, तो बाकी पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 139 है। नीचे कथन दिए गए कथन और कारण पूछा है। यहाँ पर भी हमसे सुनामी किस समुद्र में जल के भारी मात्रा के विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है? यानी ये तो सही है विकथन। सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप। नहीं, ये नहीं है।
सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप नहीं होता, यानी 139 का आंसर होगा हमारा ए सही है, किंतु आर गलत है, यानी आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 140 है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेन की घाटियाँ और उनकी अवस्थिति, वादा, किंग, रेविट या पो। यानी कि ये वादा तो है इंडोनेशिया में, किंग है ऑस्ट्रेलिया में, और रेविट है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और पो है इटली में। यानी हमारा आंसर होगा डी, यानी वादा इंडोनेशिया में है और किंग ऑस्ट्रेलिया में है, और रेविट संयुक्त राज्य अमेरिका, पो है इटली। इनको 2-2, 3-3, 4-4 बार ऐसे रिपीट करके अच्छे से याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित कथनों में पृथ्वी चक्रवात की विशेषताएं नहीं बतानी है हमें। यानी कि 141 का केंद्र में दाब प्रवणता अधिक, ये तो गलत ही है। केंद्र में वायु दाब न्यूनतम, ये भी गलत है। मौसम साफ रहता है, वाताग्र नहीं बनते, यानी मौसम साफ कैसे रहेगा, ये तो इसमें हमारा आंसर होगा ए। 141 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 142 है, क्वेश्चन नंबर कथन और ए और कारण आर में पूछा है। क्वेश्चन नंबर कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता एवं जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध है। ये अभी कथन सही हो जाता है। जब धरातलीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ऊपर क्षोभ मंडल जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल होते हैं। यानी हमारा ये दोनों सही एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि 142 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों में सही सुमेलित नहीं बताना है। पाकी परियोजना, कोपिली परियोजना, दोयांग परियोजना या रंगत परियोजना। यानी 143 में कौन सा, यानी कि दोयांग परियोजना मणिपुर में नहीं है, दोयांग परियोजना नागालैंड में है यहाँ पर, यानी आंसर होगा सी। 143 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 144 है, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून वाना द्वीप निम्न इसमें स्थित है। शीत ऋतु में यह बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी नाला वान द्वीप इसमें स्थित है। शीत ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। उपरोक्त कथन में से किसके बारे में कहा गया है? पुलिकट लेक, चिल्का लेक, सावर लेक या वेमनाद लेक। यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, चिल्का लेक। ये विशेषताएं चिल्का लेक की हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसमें हमें निम्नलिखित कथनों में सही नहीं बताना है। कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये तो हमारा सही नहीं बताना, वो तो गुजरती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, यानी सही नहीं, वो नहीं गुजरती पूछा है, गुजरती है, तो इसलिए ऑप्शन होगा ए। ये भी 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, यानी आंसर होगा 145 का ए आंसर है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो मैंने पहले बोला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। इसे केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से, बाकी ये घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा आंसर हो जाता है ए, और हमसे सही नहीं पूछा था।
क्वेश्चन नंबर 146 है। धौलागिरी, कामेत, नंदा देवी, कमालू। उपरोक्त यानी कि उपरोक्त में पश्चिम से पूर्व क्रम में हमें इन्हें लगाना है। 146 आप लिख लेना। ये थोड़ा मेरा स्क्रीन पे इसकी टेक्निकल इशू हो रहा है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आंसर तो हमारा होगा 146 का डी होगा। सबसे पहले होगी कामेत, फिर नंदा देवी, फिर धौलावीरा और फिर मकालू, यानी आंसर होगा डी। 146 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 147 है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में बताना है। निम्न कथनों में सही बताना है। यह भारत की प्राचीनतम और भूस्थित भागों में से एक है। ये सही है। शिलोंग कार्बी एलोंग पठार इसी भूखंड का विस्तार है, ये भी सही है, यानी आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 148 है। यहाँ पर भी हमें कथन दिए गए हैं और कारण आर बताना होगा हमें। नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को भी कथन ए और दूसरे को कारण आर, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। कारण आर है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 149 है। मुख्य सीमा भ्रंश अलग करता है ट्रांस बृहद हिमालय को, मध्य शिवालिक हिमालय को, बृहद या मध्य हिमालय को, इनमें से कोई नहीं, यानी 149 का आंसर होगा बी, मध्य एवं शिवालिक हिमालय को। क्वेश्चन नंबर 150 है। निम्नलिखित में से एक जनजाति का निवास स्थल अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति नहीं है। यहाँ पर आंसर होगा सी, आपातानी, यानी आपातानी नहीं रहती है। आपातानी जनजाति जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की है, इसको नोट कर लेना। यहाँ पर आंसर होगा सी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी को तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और इस पेपर का भी PDF टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएगा। आज का सेशन में यही समाप्त करते हैं। अगला टेस्ट हम 12 नंबर का करेंगे।